नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आज हम देख रहे हैं हमारा 5वां चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं, क्लास 12th जियोग्राफी का 5वां चैप्टर प्राथमिक क्रियाएं, जो कि 4th चैप्टर है। तो वो हमारे सिलेबस में जब हम पढ़ते थे तो हमारे सिलेबस में था नहीं, क्योंकि अगले साल मैंने 12th क्लास की है। तो इस साल अभी मैं आपको बताऊँगा, तो वो उसमें मैं आपको पढ़ के मैं आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपको 5वां चैप्टर समझा रहा हूँ, प्राथमिक क्रिया। तो प्राथमिक क्रिया में क्या क्या है, तो प्राथमिक क्रिया में जो है वो है आर्थिक क्रिया। ठीक है, 5वां चैप्टर है तो प्राथमिक क्रिया में है आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया में क्या है कि मनुष्य की वह सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, ठीक है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। जिनसे मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, प्राथमिक क्रिया क्रिया कितने प्रकार की, प्राथमिक क्रिया होगी, द्वितीय क्रिया होगी और तृतीय एवं चतुर्थ क्रिया। तो अभी हमारी बात है प्राथमिक क्रिया में, फिर अगला चैप्टर पर हमारा द्वितीय क्रिया, फिर तृतीय एवं चतुर्थ क्रिया। तो अभी हम प्राथमिक क्रिया की बात करते हैं। तो प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। जो प्राथमिक क्रिया है वह प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है। क्योंकि यह पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित है। ठीक है, और ज़्यादा मैं आपको इधर उधर की बात नहीं करूँगा। जो टॉपिक है सीधा ही जल्दी से हम अपना कोर्स पूरा करेंगे बस यही है। क्योंकि बोर्ड परीक्षा भी बस सर पर ही है, 2 महीने रहे और तो क्या है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी जल्दी से जल्दी कोर्स पूर्ण करने की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण, आगे हमारा टॉपिक है चलवासी पशुचारण। तो यह एक मैं आपको निवेदन करूँगा दोस्तों कि ये जो आपको नोट्स में जो बता रहा हूँ, ये आप अपने पास एक पेन और कॉपी रखिए और ये नोट्स को लिखते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। तो हमारा चलवासी पशुचारण है, तो इसमें हमें क्या है, तो यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह पशुचारण है। इसमें पशुचारक अपने अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती। इसमें पशुओं को प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, और अगला टॉपिक हमारा वाणिज्य पशुधन पालन। तो ये क्या है, तो यह एक व्यवस्थित पशुपालन है। ये क्या है, एक व्यवस्थित पशुपालन है और यह एक पूंजी प्रधान पशुपालन है। इसमें केवल किसी एक विशेष प्रकार के पशु को पाला जाता है। इसमें केवल किसी, ठीक है, और इसमें पशुओं को एक फार्म में बाड़ लगाकर पाला जाता है। ठीक है, और इसमें पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है, इन्हें एवं उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है। इसमें प्रमुख प्रमुख पशु कौन कौन से होते हैं, भेड़ होती है, बकरी होती है और गाय है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। तो आगे है हमारा आदिकालीन निर्वाह कृषि। अगला टॉपिक क्या है हमारा, आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी से खेती की जाती है। ठीक है, खुदाई करने वाला जो वो होता है छड़ी, उनसे खेती की जाती है। और यह खेती प्रकार की परिवार की मदद से की जाती है। जो छोटी छोटी खेती होती है तो इनमें क्या है, यह खेती परिवार की मदद से की जाती है और इस फसल से केवल परिवारों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और ये केवल मतलब परिवारों की जरूरतों को पूरा किया जाता है और किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। और जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर अनाज के लिए दूसरी भूमि तैयार करते हैं। और इस प्रकार की कृषि से मृदा मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। और इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, मतलब किसी भी मशीनों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस कृषि में उत्पादन कम होता है। अन्य नाम, तो इसका क्या, उत्तर पूर्वक भारत में इसे जुमिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, मलेशिया में लादान कहते हैं। ठीक है, इस कृषि को किसको, आदिकालीन निर्वाह कृषि को। ठीक है, तो आशा करता है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते तो अगला टॉपिक हमारा चावल प्रधान कृषि। चावल प्रधान कृषि में क्या क्या है, तो चावल प्रधान कृषि में इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और इस प्रकार की कृषि में खेती कार्य में किसान और उसका पूरा परिवार कार्य करता है। ठीक है, और इस प्रकार की कृषि में यंत्रों की आवश्यकता कम पड़ती है एवं मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। इस प्रकार की कृषि में उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। जो खाद्य होती है उसमें पशुओं के गोबर और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पाद ज्यादा होता है और प्रति मजदूर उत्पाद कम होता है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है। तो अगले टॉपिक के पर आता है हमारा रोपण कृषि। तो रोपण कृषि क्या है, आइए समझते हैं। रोपण कृषि लाभ के लिए बड़े आकार क्षेत्र में की जाती है।
ये लाभ के लिए मतलब कमाने की दृष्टि से ये कृषि की जाती है, रोपण कृषि। तो ये बड़े आकार के क्षेत्र में की जाती है लाभ कमाने के लिए, ठीक है। अधिक पूंजी, उच्च प्रबंध, तकनीकी, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके इस कृषि को किया जाता है। रोपण कृषि की फसलें क्या क्या है, तो वो है चाय, कॉफ़ी, कौन कौन सी, चाय, कॉफ़ी, कोको, कपास, गन्ना आदि। और रोपण कृषि की विशेषता क्या क्या है, तो वस्तुत विस्तृत क्षेत्र। रोपण कृषि की विशेषता जो वो है वो क्या क्या चाहिए हमें, तो विस्तृत क्षेत्र यानी कि बड़ा क्षेत्र, अधिक पूंजी की आवश्यकता, ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं इस खेती में, सस्ती श्रमिक की आवश्यकता, सस्ते मजदूर को ढूंढते हैं, एक फसल कृषि मतलब एक फसली कृषि यानी एक ही फसल को बोया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, वैदिक विज्ञान यानी कीटनाशकों वगैरह, दवाइयाँ वगैरह मिलाई जाती है। यह कृषि यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी। इस कृषि को किसने शुरू किया था, यूरोपीय लोगों ने। और ब्राज़ील, यूरोपीय लोगों ने इस कृषि को शुरू किया था। और ब्राज़ील में अभी भी कॉफ़ी में के कुछ बागान है जिन्हें क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। यानी कि आपको आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। फिर है विस्तृत वाणिज्य कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो ये क्या है, तो इस टॉपिक को समझते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी प्रमुख फसल गेहूँ है। क्या है, गेहूँ। इसके अलावा मक्का, जौ, राई, जई भी है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मक्का, जौ, राई, जई ये सभी आती है इसमें, ये सभी सम्मिलित है। और इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इसमें खेतों का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें खेत जोतने से लेकर फसल के काटने तक सभी कार्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें किसान कुछ नहीं करता, खेत जोतने से लेकर फसल को काटने तक सभी कार्य यंत्रों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि खेत बड़ा होगा तो किसान अकेला कहाँ कहाँ पहुँचेगा, तो इसमें सब मशीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और प्रति मजदूर उत्पादन ज़्यादा होता है। इसमें प्रति मजदूरों का कार्य भी, उत्पादन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फसल को साफ करना वगैरह, ठीक है। और इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपी, किसमें का पाई जाती है, यूरेशिया के स्टेपी, उत्तर अमेरिका के प्रेयरी, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में की जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में की जाती है। आगे देखते हैं, तो अगला टॉपिक है हमारा, तो आगे आता है हमारा मिश्रित कृषि, ठीक है। तो मिश्रित कृषि क्या है, तो इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फसल उत्पादन भी किया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है। और इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है। कैसा होता है, मध्यम। और प्रमुख फसल है इसमें गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे, ठीक है। और प्रमुख पशु मवेशी, भेड़, चूअर। और इसमें जो है अधिक पूंजी लगती है। और इसमें रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, रासायनिक खाद किया जाता है, ठीक है। और इसमें कुशल कृषकों की जरूरत होती है, कुशल, ठीक है। और उद्यान कृषि, फिर अगला टॉपिक है हमारा उद्यान कृषि। तो उद्यान कृषि क्या है, आइए समझते हैं। तो इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जी, फल, पुष्प, जिसमें अधिक पूंजी प्राप्त होती है, वो उगाई जाती है। इसकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। और इसकी विशेषता क्या क्या है, तो विशेषता है खेतों का आकार छोटा होता है, क्योंकि सब्जी खेतों का आकार छोटा होता है तो भी उग जाती है, ठीक है, सब्जी, फल, पुष्प। और खेत अच्छे यातायात के साधनों द्वारा नगरीय क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, मतलब नगर पास में होता है, ठीक है, इनके मतलब शहर पास में होता है। और ज्ञान, भ्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है इसमें। और अच्छे बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। मतलब अच्छे बीज होंगे तभी अच्छी फसल होगी, सिंचाई करनी पड़ती है, बार बार खेतों का ध्यान रखना पड़ता है, उर्वरक चाहिए, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यूरोप, यूएसए में भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इसका ज़्यादातर योग यूरोप, यूएसए, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में किया जाता है। और ट्रक कृषि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि तो यहाँ का एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि ट्रक कृषि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो उद्यान कृषि। मतलब जहाँ से हम एक रात में सफर तय करते हैं और नगरों द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। मतलब खेत से लगा के शहर जहाँ पे पास होता है, मंडी में पुष्प है, सब्जी है, फल है, ये सब पहुंचाए जाते हैं, तो उन्हें ट्रक कृषि भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है हमारा डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि क्या होता है, डेयरी से समझ गए होंगे आप, दूध से संबंधित होगा ये। तो डेयरी कृषि अपने में पूर्ण आर्थिक क्रिया है। क्या है, आर्थिक क्रिया। और इसमें क्या होता है, दूध, घी, मक्खन, पनीर। क्या क्या होता है, दूध, घी, मक्खन और पनीर, पौष्टिक आहार मिलता है। इसमें क्या होता है, पौष्टिक आहार मिलता है। और जो डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। और नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों की जाती है ये, तो इसका हम समझते हैं, क्वेश्चन बनता है कि नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों जाती है। तो नगरीय और औद्योगिक केंद्र दूध और डेयरी उत्पादों के सर्व प्रमुख उपभोक्ता है, ठीक है। ये डेयरी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराते हैं, मतलब दूध की बिक्री हो जाती है नगर के ऊपर में, तो ज़्यादातर दूध बिक जाता है। और दूध ज़्यादातर हम ज़्यादा दिनों तक रख भी नहीं सकते, फट जाता है, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा ग्राहकी होती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे इन दुकानों को खोला जाता है, ठीक है। और नगरों और औद्योगिक केंद्रों
केंद्रों में डेयरी उत्पादों की मांग अधिक होती है। नगरों में और औद्योगिक केंद्र जहाँ पे होते हैं वहाँ पे डेयरी उत्पाद की मांग अधिक होती है। आगे हम देखते हैं, तो आगे हमारा है, तो अगला टॉपिक हमारा आता है भूमध्य सागरीय कृषि। तो इस कृषि में क्या होता है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में होता है अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है ये, और खट्टे फलों की आपूर्ति के लिए मशहूर है ये। खट्टे फल इसमें उगाए जाते हैं, कौन से खट्टे फलों को। और जैसे कि अंगूर की कृषि इसकी विशेषता है, अंगूर इसका खास है, अंगूर की विशेषता है इसके, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या क्या है, तो भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पे भूमध्य सागर का होता है उसके समीप क्षेत्रों में की जाती है। और अंगूर की खेती मुख्यतः उनसे मदिरा बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मदिरा, अंगूर की खेती से। और शीत ऋतु में यूरोप एवं अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग यहीं से पूरी होती है, ठीक है। सर्दियों में जो फलों और सब्जियों की मांग होती है यूरोप में, वो यहीं से पूरी हो जाती है, ठीक है, भूमध्य सागरीय कृषि से। और फिर अगला टॉपिक आता है हमारा सहकारी कृषि। क्या आता है, सहकारी कृषि। तो इसमें कृषकों का एक समूह होता है, और जो कि अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए खुद की इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है। और सहकारी संस्था कृषकों को हर प्रकार से मदद को देती है। सामूहिक कृषि, यह कृषि सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और इस कृषि को, अगला टॉपिक हमारा सामूहिक कृषि, यह कृषि सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी। इस कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज कहा जाता था, ठीक है। और इसमें सभी कृषक मिलकर खेती करते हैं। उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। और खनन, आगे क्या आता है हमारा खनन, जो कि खुदाई से संबंधित है। तो जमीन से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने की क्रिया को खनन कहा जाता है। खनन दो प्रकार के हैं, धरातलीय एवं भूमिगत खनन। खनन की विधि, तो खनन की विधि क्या क्या है, तो धरातलीय खनन, इसे विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनन का सबसे सस्ता तरीका है, सुरक्षात्मक उपकरण से में कम खर्च, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, तो अगला है हमारा लास्ट टॉपिक, तो भूमिगत खनन। भूमिगत खनन में क्या आता है, कूप की खनन कहा जाता है इसको। और क्या कहा जाता है, कूप की खनन। और गहराई में स्थित खनिज को निकालने में प्रयोग किया जाता है, और महंगा और जोखिम भरा काम होता है ये। और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से इनके, तो भौतिक खनिज निक्षेप, आर्थिक तकनीक, श्रमिक, यातायात, ठीक है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे और अन्य चैप्टर को लेकर, ठीक है, इसके अगले चैप्टर को लेकर हम अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अभी बस ज़रूरत है आपके प्यार की, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर आपको कोई भी कमी लग रही हो इस वीडियो में, कोई भी आपको अन्य सुविधा की जरूरत हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।